हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज मैं जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो है भोपाल गैस डिसास्टर। देखिए, जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें एक रूल आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल, जिसे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल की, तो जो चीफ जस्टिस पी एन भागवती, उन्होंने एम सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1987 का केस है, इसमें ये रूल प्रपाउंड किया था। लेकिन इस रूल को समझने से पहले मैं आपको लेके चलूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस डिजास्टर केस। देखिए, यदि हम बात करते हैं भोपाल में, 2-3 दिसंबर 1984 वहाँ पर एक कंपनी थी भोपाल में, यूनियन कार्बाइड। ये एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी थी और ये MIC गैस बनाती थी, यानी कि ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बनाती थी। और 2-3 दिसंबर 1984 को ये गैस लीक हो गई और इससे हज़ारों लोग, उनकी डेथ हुई और हज़ारों हज़ारों लोग जो जिनको कोई इन्फर्मिटी या डिसीज़ उनसे ग्रसित हो गए। वैसे यदि हम बात करते हैं सरकारी आंकड़ों की, तो ये बहुत कम आंकड़े बताए गए थे, यानी कि जो डेथ रेट बताया गया था वो लगभग 2,500 से लेकर 4,000 तक का बताया गया था। और कुछ हज़ारों लोगों को ये दिखाया गया था कि उन्हें वो किसी इन्फर्मिटी या डिसीज़ का शिकार हुए। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई लाखों लोग मारा गया और कई लाखों लोग इससे पीड़ित रहा। और इवन अभी तक जो शायद बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पर भी उन्हें कोई ना कोई डिसेबिलिटी, अभी जन्म लेते ही उन्हें कोई डिसेबिलिटी होती है। यानी कि इसका दुष्प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि आज तक हम उस दुष्प्रभाव को देख पाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस डिजास्टर की, तो 2-3 दिसंबर 1984 जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो MIC गैस बनाती थी, वो गैस लीक हो गई और लाखों लोगों पे इस पर दुष्प्रभाव पड़ा। अल्टीमेटली जब हमने देखा कि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए हमें, यदि यदि सभी लोग इंडिविजुअली कोर्ट में जाके कंपनसेशन की डिमांड करते, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने इसके लिए एक एक्ट पास किया और वो एक्ट हमारा था भोपाल गैस डिजास्टर, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। और अगले ही साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। और इस एक्ट को पास करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, वो इंडिविजुअली लाखों लोग कोर्ट में जाके अपने लिए कोई रेमेडी रिलीफ नहीं ले सकते थे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 का ये एक्ट पास किया। और इसके दो सेक्शन 3 और सेक्शन 9 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिली कि वो उन सब के बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते थे कंपनी के अगेंस्ट, यूनियन कार्बाइड के अगेंस्ट। और जो भी मुआवजा या जो कंपनसेशन था वो उन सब पीड़ितों के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंपनसेशन को, उस मुआवजे को प्राप्त कर सकती थी। और इसके रिगार्डिंग जब ये इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिल गई, तो उन्होंने जो यूनियन कार्बाइड, जो अमेरिकन, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में था, उन्होंने अमेरिकन कोर्ट में जाके ये केस इंस्टीट्यूट किया कंपनसेशन के लिए। लेकिन अमेरिकन कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो भोपाल इंडिया में ही अराइज हुआ है और जो एविडेंसेस हैं वो हमें इंडिया में ही मिल सकते हैं, भोपाल में ही मिल सकते हैं। इसलिए जो अमेरिकन कोर्ट थी, उन्होंने इस केस को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, वो फाइनली भोपाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के अगेंस्ट ये केस इंस्टीट्यूट कर दिया। अब जो भोपाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उन्होंने मुआवजे के तौर पे 350 करोड़ का क्लेम इन उन पीड़ितों को दिलवाया और यूनियन कार्बाइड को ऑर्डर दिया कि आप 350 करोड़ रुपए का कंपनसेशन उन पीड़ितों को देंगे। मामला हाईकोर्ट तक गया, अपील में मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने जो 350 करोड़ का कंपनसेशन लोअर कोर्ट ने दिलाया था, उसे रिड्यूस करके ये कंपनसेशन कितना कर दिया, ये कर दिया 250 करोड़ का। जो अब तक 350 करोड़ का कंपनसेशन था, वो हाईकोर्ट ने 250 करोड़ का कर दिया। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो स्पेशल लीव पिटीशन में, यानी कि SLP आर्टिकल 136 में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई और सुप्रीम कोर्ट ने SLP उनकी अलाउ कर दी।
और वहाँ पर अभी मामला पेंडिंग ही था, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, यानी कि एक तरफ पार्टी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ पार्टी थी यूनियन कार्बाइड, जिसके जिसके फैक्ट्री से जो MIC गैस थी वो लीक हो चुकी थी और लाखों लोग उससे पीड़ित हुए थे। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही था कि अब उनके बीच में एक कंप्रोमाइज हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक पार्टी थी और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी वो दूसरी पार्टी थी, उनके बीच में एक कंप्रोमाइज हुआ। और कंप्रोमाइज ये था कि आप यदि हमें 750 करोड़ कंपनशेट करते हैं, 750 करोड़ रुपए कंपनशेट करेंगे तो आपके खिलाफ जितने भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं वो हम वापस ले लेंगे। और ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, ये कॉम्प्रोमाइज 14 जनवरी 1989 को हुआ, यानी कि इतना टाइम सुप्रीम कोर्ट में भी मामला यहाँ तक अभी पेंडिंग था। अब तक जो रिलीफ जो गैस डिजास्टर विक्टिम्स थे उनको जो रिलीफ अब तक मिलना चाहिए था, अब तक वो रिलीफ नहीं मिला और भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही था। और फाइनली भी मामला पेंडिंग था। जो यूनियन कार्बाइड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ। कब कॉम्प्रोमाइज हुआ? 14 जनवरी 1989 को। और इस कंप्रोमाइज में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने भी अपनी मोहर लगा दी, उन्होंने भी इस कंप्रोमाइज को एडमिट कर लिया। और ये जो कंप्रोमाइज था उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो कंसेंट साथ में थी उसमें ये बात सामने आई कि आप 31 मार्च 1989 तक 31 मार्च 1989 तक आप 750 करोड़ जो रुपए हैं वो आप कंपनसेशन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे और आपके खिलाफ जितने भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं उनसे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। अल्टीमेटली ये कंप्रोमाइज पूरा हो गया और जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड थी उन्हें हमने जितने भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज थी उससे हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन इसके बाद एक केस आपके सामने आया था चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो इसके तुरंत एक साल बाद 1990 में आया था। और यहां पर जो चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस था 1990 का, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज होता 1989 में हुआ था और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उनके खिलाफ सभी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज से हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था और कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि इंडिया से बाहर हमने उन्हें भगा दिया एक तरीके से। लेकिन अब उसके बाद जो चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसके रिगार्डिंग, उसमें जो पिटिशनर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की और उन्होंने जो हमने एक्ट लेके आए थे, कौन सा एक्ट लेके आए थे? जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, जिस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन सभी पीड़ितों के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने का राइट मिला था और उन्हें उनके बिहाफ पे कंपनसेशन वसूल करने का जो राइट मिला था। तो चरण लाल साहू के केस में जो पिटिशनर थे उन्होंने इसी एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करने का जो ग्राउंड था वो ये ग्राउंड था कि आपने ये एक्ट बना के 1985 का ये एक्ट बना के जो पीड़ितों का जो खुद के लिए केस इंस्टीट्यूट करने का जो उनका राइट था, जो खुद वो केस इंस्टीट्यूट करके कंपनसेशन वसूल कर सकते थे, उनका जो ये लीगल राइट था, आपने ये एक्ट बना के उनके इस लीगल एक्ट का वायलेशन किया है, इन्फ्रिंजमेंट किया है और आपने उनकी ये पावर छीन के आपने ये सारी पावर किसको दे दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि इस एक्ट के माध्यम से जो पीड़ित है वो खुद तो कोर्ट में जाके केस इंस्टीट्यूट ना कर सके, खुद तो जाके वो कोर्ट के माध्यम से कंपनसेशन वसूल ना कर सके। और आपने ये एक्ट बना के सारी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। और इसी बात को लेके जो चरण लाल साहू वाले केस में जो पिटिशनर थे उन्होंने इस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो प्ली पिटिशनर द्वारा लिया गया था कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। अल्टीमेटली जो भोपाल गैस डिजास्टर जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था कहीं ना कहीं, इस केस में हमें कंपनसेशन तो मिला, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि जो मेन एक्यूज था, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और उनकी जो कंसर्न अथॉरिटीज थी, आपने उनको सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया और एक तरह से आपने इंडिया से उन्हें भगा दिया। लेकिन जो आज की डेट में, इवन आज के हम ये 2024 की भी बात कर रहे हैं, जो कंपनसेशन उन पीड़ितों को मिलना चाहिए था आज तक भी वो कंपनसेशन उन्हें नहीं मिल पाया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हमने एक तो जो मेन कल्प्रिट्स यानी कि जो मेन एक्यूज थे उनको हमने कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर दिया और चलिए हमें जो यदि कंपनसेशन मिला भी था वो कंपनसेशन हमें पीड़ितों को
दे देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो कंपनसेशन आज तक, शायद हो सकता है कि सरकारी आंकड़ों में वो कंपनसेशन दिखा भी दिया गया हो कि हमने उनको कंपनसेट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली सभी लोगों को उसका मुआवजा पूरी तरह से अभी भी नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके बाद जो ये भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, ये 1984 में 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसके लगभग एक साल बाद और ये मैं बात करूंगा 4 दिसंबर और 6 दिसंबर 1985 की। और इस केस में, इस मामले में यहां पर 4 दिसंबर और 6 दिसंबर 1985 को दिल्ली में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी जो ओलियम गैस बनाती थी। और 4 और 6 दिसंबर 1985 यानी कि लगभग एक साल बाद पूरे, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो न्यू दिल्ली में थी, वहाँ पर ये जो कंपनी थी, ये इंडस्ट्री थी, ये ओलियम गैस बनाती थी। और यहाँ पर भी ये ओलियम गैस लीक हो गई। इससे एक एडवोकेट की डेथ हो गई और कई हजारों लोग किसी इन्फर्मिटी का शिकार हुए, किसी डिसीज का शिकार हुए। और अब जो कंपनसेशन हमें वसूल करना था इन लोगों के लिए, जो पीड़ित लोग थे, इनके लिए हमें कंपनसेशन वसूल करने के लिए हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और जो केस इंस्टीट्यूट हुआ वो था, बड़ा लीडिंग केस है यहाँ पर, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। 1987 का ये केस है, 1987 SC 1086। और जरा जान लीजिएगा कि अब जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की मैं बात बता रहा हूँ, जो ओलियम गैस बनाती थी, यहाँ पर भी 4 और 6 दिसंबर 1985 को गैस लीक हुई, जिससे कई लोगों पे दुष्प्रभाव पड़ा और एक एडवोकेट की यहाँ पर डेथ हो गई। अब हमने एक PIL फाइल किया और कंपनसेशन के लिए। और यहाँ पर जो एक तरीके से पिटिशनर्स थे, उनका ये कहना था कि एक साल पहले भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग दुष्प्रभावित हुए, और अब ये एक साल बाद ये इंसिडेंट फिर आ गया। तो जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे कोई गाइडलाइंस बनाएं कि आगे फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो पाए। बार बार जो गैस लीक हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो पिटिशनर्स थे उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई गाइडलाइंस बनाइए। और यहाँ पर यह बात जानिएगा कि जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें चीफ जस्टिस PN भागवती थे, उन्होंने यहाँ पर जजमेंट दिया था और उन्होंने एक रूल प्रपोज किया। देखिए, इससे पहले हमारे इंडिया में जो इंग्लैंड का एक रूल था जिसे रायलेंस वर्सेस फ्लेचर रूल कहा जाता है, यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल कहा जाता है, हम उसे फॉलो करते थे इंडिया में भी। लेकिन अब ये ओलियम गैस इंसिडेंट होने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और चीफ जस्टिस PN भागवती ने अब एक नया रूल प्रपोज किया। उन्हें भी पता था कि पहले भी ये गैस डिजास्टर भोपाल में हो चुका था, अब फिर से ये एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है दिल्ली में ओलियम गैस के साथ। तो वो भी जानते थे कि फ्यूचर में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं बार बार। तो अब उन्होंने जो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर रूल था उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया इंडिया में, और उन्होंने एक नया रूल प्रपोज किया जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल था, जिसे हम पूर्ण टाइप का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर जो PN भागवती जी थे, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस PN भागवती जी थे, उन्होंने एक रूल प्रपोज किया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल। और उन्होंने कहा कि यदि कोई इंडस्ट्री, कोई एडवेंचर या कोई उपक्रम या कोई फैक्ट्री, कुछ भी कहिए आप, यदि वो कोई ऐसी नॉक्शियस या कोई ऐसी डेंजरस चीज़ बनाती है, जैसे गैस, चाहे वो MIC गैस हो, चाहे ओलियम गैस हो, या कोई भी नॉक्शियस गैस या कोई भी ऐसी वस्तु है जो बहुत ही खतरनाक है, और यदि वो ऐसी खतरनाक वस्तु है कि यदि वो अपने प्रीमाइसेस से, उस फैक्ट्री से या उस एडवेंचर से बाहर निकल जाए, तो न केवल वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनको, या यदि वो गैस लीक कर जाती है, वो एस्केप कर जाती है उस प्रीमाइसेस से, और यदि वो आसपास के रहने वाले लोगों के जीवन को एंडेंजर कर सकती है या उनकी हेल्थ पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा, जो उस फैक्ट्री का जो ओनर होगा, उसकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी चीज़ों को एस्केप करने से रोकने के लिए जो भी साधन अपना सकते हैं, जो भी मैक्सिमम जो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उन चीज़ों को बाहर जाने के लिए, एस्केप करने से रोकने के लिए जो भी मेजरमेंट आप अपना सकते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि आपकी कोई फॉल्ट नहीं भी थी और वो नॉक्शियस या वो कोई डेंजरस चीज़ आपके प्रेमाइसेस, आपकी फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है, भले उसमें आपका कोई फॉल्ट था या नहीं था, हमें मतलब नहीं है,
अब आप उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होने जा रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल। और यदि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहिए या एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल कहिए, ये किस केस में इंट्रोड्यूस किया था? ये किया गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसका मेन कारण क्या था? न्यू दिल्ली में श्रीराम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ओलियम गैस का रिसाव होना, लीक होना। और उससे पहले 1 साल पहले हम भोपाल गैस डिजास्टर ऑलरेडी देख चुके थे। इसलिए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चीफ जस्टिस पीएन भागवती जी ने एक रूल प्रोपाउंड किया, जिसे हमने क्या बोला? एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल। और इस बात को भी आप जान लीजिएगा कि इससे पहले जो हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल चल रहा था, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल इससे पहले इंडिया में प्रिवेल करता था, हमने इंग्लिश लॉ को फॉलो किया था। लेकिन अब पीएन भागवती जी ने अब ये कह दिया कि इंडिया में रायलेंस वर्सेस फ्लेचर को मानने की जरूरत नहीं है, और अब इन मामलों में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉलो करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी था, जो कठोर दायित्व का सिद्धांत था, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे, जिसमें से जो डिफेंडेंट या रॉन्ग डूअर है उन एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेके बच सकता था। लेकिन यदि हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल की, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी बचाव नहीं है। यानी कि अब डिफेंडेंट पूरी तरह से, भले उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस, उसकी तरफ से कोई फॉल्ट हो या ना हो, जो डिफेंडेंट या रॉन्ग डूअर था वो पूरी तरह से जिम्मेदार होता था, और इसमें किसी भी एक्सेप्शन का बेनिफिट डिफेंडेंट को नहीं मिलता था, रॉन्ग डूअर को नहीं मिलता था। इसलिए हमने इस रूल का जो नाम दिया वो दिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल। तो आज के लिए हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये टॉपिक मैंने आज कवर किया है, और इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और आगे भी हम ऐसी वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।